नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एब्सोल्यूट पावर किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी पावर होती है जहां सिर्फ सरकार नहीं, देश की सारी संस्थाएं आपके हाथ में होती हैं, मुट्ठी में होती हैं। और देश की एब्सोल्यूट पावर आज की तारीख में इन दोनों के पास है। अब इस एब्सोल्यूट पावर के दौर में आज दो फैसले हुए, दो निर्णय हुए। एक, संजय राउत, ये जो सबसे खास उद्धव ठाकरे के आदमी हैं, इनको ईडी का नोटिस मिला संजय राउत को। और दूसरा फैसला ये था कि ये एकनाथ शिंदे, जो ठाकरे के सबसे मुखालिफ आदमी हैं आज की तारीख में, इनके और इनके साथियों को राहत मिली। तो पहला फैसला, जहां संजय राउत जो ठाकरे के सबसे खास आदमी थे, उनको ईडी का नोटिस मिला, और ठाकरे के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं आज की तारीख में, उनको बड़ी राहत मिली। दो फैसले हुए आज। अब महाराष्ट्र में सरकार गिराने की साजिश के खेल में एक और दिलचस्प मोड़ आया है, और वो मोड़ ये है कि एकनाथ शिंदे और उनके साथी मुंबई हाईकोर्ट नहीं गए, बॉम्बे हाईकोर्ट नहीं गए। वो हाईकोर्ट छोड़ के सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको एंटरटेन किया। मुंबई ना जाके दिल्ली आए, और दिल्ली में उनको बड़ी राहत मिली। अब देश की बड़ी अदालत ने आज जो फैसला लिया शिंदे और उनके बागी साथियों को लेकर, वो ये था कि जो डिस्क्वालीफाई करने का मामला है, वो फिलहाल 11 जुलाई तक टाल दिया गया है। एक बड़ी राहत आप कह सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये वो दो जज हैं। एक साहब हैं जस्टिस जेबी पारदीवाला, और दूसरे हैं जस्टिस सूर्यकांत, जिन्होंने आज ये एक तरह का नोटिस दिया है। कोई फैसला नहीं दिया, नोटिस दिया, जिससे राहत मिली है। जस्टिस पारदीवाला गुजरात से हैं, और सूर्यकांत जी काफ़ी सालों से, बरसों से जज हैं। जब अटल जी के टाइम में, आई थिंक जनवरी 2004 में सूर्यकांत जी जो थे वो जज बन गए थे। अब इसके आगे मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि न्यायपालिका का सबको सम्मान करना चाहिए इस देश में। और जिस देश में अंबेडकर ने संविधान लिखा हो, वहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों जज जो हैं आने वाली हियरिंग में अंबेडकर जी का सम्मान करेंगे, लोकतंत्र का सम्मान करेंगे। इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि हमारे देश की जुडिशरी दुनिया की अच्छी जुडिशरी में से एक है। अब आप मतलब चाहे कुछ भी निकालें। बहरहाल, महाराष्ट्र की जो ज़मीनी सच्चाई है वो ये है कि एक तरफ जो शिवसेना का आहत काडर है, वो सड़कों पर निकला हुआ है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि पार्टी के साथ गद्दारी हुई है, और उसके पीछे बीजेपी ने खेल सारा रचा है। और दूसरी तरफ जहां काडर सड़क पर है, तो एक दूसरे छोर पर बागी विधायक असम के सबसे महंगे होटल में पिछले कई दिनों से सरकार गिराने का खेल रच रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि इस खेल में वो एक मोहरे और प्यादे बनकर इस 5 स्टार होटल में कई दिनों से मेहमान बने हुए हैं। क्योंकि सारा जो खेल है वो गुजरात लॉबी के ही हाथ में है। और हकीकत ये है कि इस देश के सबसे ताकतवर पीएम और एचएम पिछले कई दिनों से, या कई हफ्तों से, या कई महीनों से एक सीएम की सरकार को गिरा नहीं पा रहे हैं, बेहद परेशान। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद, या आज के नोटिस के बाद, एक चीज काफी साफ है कि ये खेल बहुत लंबा होता जा रहा है, खिंच गया है खेल, इलास्टिक की तरह। और शायद जर्मनी से जब मोदी जी लौटेंगे, तो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार बैठक करेंगे, और हो सकता है कि जो शतरंज की बिसात बिछाई है, उसमें कुछ मोहरों को फिर से बदलें। यह भी मुमकिन है कि ठाकरे हो सकता है सरवाइव कर जाएं, क्योंकि उनके पीछे एक चाणक्य और हैं, शरद पवार। और यह भी मुमकिन है
कि सरकार ना रहे और राष्ट्रपति शासन बच जाए, या फिर देवेंद्र फडणवीस कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री की फिर से शपथ लेते हुए दिखे। कुछ भी मुमकिन है। और इसलिए महाराष्ट्र के सुपर एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े जो खुलकर बोलते हैं और जैसे उनकी जीहा पर सरस्वती उतर जाती है, इस तरह से बोलते हैं, डरते नहीं हैं, निर्भीक हैं, बेखौफ हैं और आज के दौर में अनमोल हैं। उन्हीं अशोक वानखेड़े के साथ चर्चा महाराष्ट्र पर अंदर की कहानी। भाऊ, मेरा जो आपसे सवाल है और पहला सवाल है, और मैं एक ब्रीफ आंसर इस पर चाहूंगा। सवाल ये है कि सिर्फ नोटिसेस दिए गए, लेकिन गोदी मीडिया के चैनल, जो बड़े बड़े चैनल हैं, सुबह से शाम जो बीजेपी का एजेंडा सेट करती हैं, ये चैनल कह रहे हैं कि ये जो आज ये जो अंतरिम फैसला, जबकि कोई भी फैसला ऐसा नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी और शिंदे खेमी की ये जीत है। मुझे समझ नहीं आ रहा है और मैं चाहता हूं दर्शकों को आप समझाएं कि ये जीत कैसे है और कैसे नहीं है। देखिए, आज जो सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष जो है वो नोटिस इशू ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उनके ऊपर डिप्टी स्पीकर, उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक डिप्टी स्पीकर की बात हम नहीं सुनेंगे तब तो हम कैसा कह सकते हैं कि वो उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव है। फिर डिप्टी स्पीकर के वकील ने जब बताया, साहब किस बात को अविश्वास का प्रस्ताव माने, एक मेल आता है और वो मेल भी ऑथराइज्ड मेल नहीं है, एक पत्र आता है, एक वकील पत्र लेके आता है कि अविश्वास का प्रस्ताव है, इसको कैसा माना जाए? सामने कुछ जिसने अविश्वास का प्रस्ताव रखा उसने आना चाहिए सामने, ये भी तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी सारा रिकॉर्ड देखना होगा, क्योंकि ये तो कहते हमने प्रस्ताव दिया, तो आप कहते हो कि ऑथराइज्ड मेल से नहीं आया। इसके लिए उन्होंने उपाध्यक्ष के कार्यालय का जितना भी पत्राचार और जो मेल हुए हैं, इसका ब्यौरा मंगाया। ठीक है। फिर इन्होंने ये कहा कि हमको साहब बहुत वहां पे हमले हो रहे हैं और हम बड़ा असुरक्षित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ये बता सकेंगे कि तुम्हारे घर पे हमले हुए हैं या तुम असुरक्षित हो। मामले ये हो गए, बातचीत ये हो गई। फिर ये हो गया कि ये हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? हाईकोर्ट भी जा सकते थे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए। इन्होंने कहा कि साहब हम बहुत डरे हुए हैं और हमारी जान को खतरा है, हमको धमकियां मिल रही है जान से मारने की। और संजय राउत का वो जो वक्तव्य था उसको बार बार कोट कर रहे हैं। अभी कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं लिया, जबकि कोर्ट के सामने दलील देते हुए शिवसेना के वकील ने जरूर कहा कि साहब 8 बेंच का संविधानिक बेंच है, 8 जजों की, उनका एक फैसला है कि किसी भी पीठासीन अधिकारी के कार्यवाही मतलब प्रोसेस ऑफ जो है, प्रोसेस पे कभी कोर्ट इंटरवेन नहीं कर सकता, उनके निर्णय पे इंटरवेन हो सकता है। तो अभी तो निर्णय भी नहीं लिया, अभी तो नोटिस एक चीज इनको भाव, एक बड़ी दिलचस्प चीज आ जाई कि शिंदे साहब जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, वो देश के बड़े सुपर टॉप लॉयर हरीश साल्वे को भी लिया है और बड़े बड़े लॉयर लिया है। गुवाहाटी में बैठकर जबरदस्त रिट है, तुरंत उनकी रिट लग भी रही है, एप्लीकेशंस टाइप हो रही हैं। तो क्या एक पूरा सचिवालय एकनाथ शिंदे लेके पहुंचे हैं गुवाहाटी, या उनके पीछे कोई और ताकत है? दीपक भाई, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान कई हजार केसेस पेंडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, लेकिन पेगासस का मामला पेंडिंग है, बहुत देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ। राफेल का मामला पेंडिंग है, लेकिन रविवार के दिन, छुट्टी के दिन, बेंच भी वैसे भी ये अभी छुट्टी का काल चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का जी, छुट्टी में भी संडे की छुट्टी के दिन शाम को एडमिट होती है और दूसरे दिन 12 बजे को हियरिंग होती है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि खेल कितना बड़ा हो गया। इतने बड़े खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। हाँ, यदि शिंदे इतने बड़े खिलाड़ी होते तो शायद उन्हें ये बगावत भी नहीं करने की जरूरत होती, वो कब के मुख्यमंत्री बन चुके होते। जो उनका, ये तो छोड़िए, ये तो बहुत लीगल मामला है, रिट पिटीशन फाइल करना और वकील चूज करना कौन होगा कौन नहीं होगा। हमें क्या पता नहीं है कि साल्वे साहब किस किस के लिए आते हैं, ये हमें पता है। मनु संघवी किसके लिए आते हैं, हमको ये भी पता है। कपिल सिब्बल किनके लिए खड़े होते हैं, हमको ये भी पता है। हमारे यहाँ लॉयर्स की खड़े होने की से पता पड़ता है ये किसके लिए होते हैं।
मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरीश साल्वे सिर्फ बीजेपी के लिए ही करते हैं, बाकी लोगों के लिए भी करते हैं, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो मेरा है वो मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी ओर एक पत्र भी इन्होंने लिखा था पहले, जो उद्धव ठाकरे ने जो फेसबुक पे सब लोगों को कहा, उसके बाद जी। जो पत्र लिखा गया था, वो पत्र की भाषा भी शिवसेना की भाषा नहीं है। मैं ये शिवसेना पत्र के कौन भाषा लिख को रहा बहुत है? अच्छी तरह से, ये 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 सारा एप्लीकेशन कौन पत्र, फाइल करवा रहा है? ये सारा भारतीय जनता पार्टी फिर से डिजाइन कर रहा है सर। आप ये क्यों भूल रहे हो? ये लड़ाई उद्धव ठाकरे और शिंदे की नहीं है, यानी ये आप ये लड़ाई, कहना चाह रहे हैं कि ये जो चार्टर प्लेन है ये बीजेपी दे रहा बिल्कुल है, बिल्कुल जो बार बिल्कुल बार बिल्कुल चार्टर प्लेन बिल्कुल उड़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये जो होटल का खर्चा है ये सब भी बीजेपी कर रही है, और यहाँ मुझे, तक कि याचिका को टाइप कराना और याचिका लगवाना, ये सारा कुछ। हाँ, तो शिंदे को हम क्या माने? शिंदे एक मोहरा है जो सिर्फ ईडी से बचने के लिए उन्होंने घुटने टेक दिए अमित शाह और मोदी के आगे। मैं तो और आगे जाके कहता हूं, शिंदे एक पासवर्ड है महाराष्ट्र सरकार बनाने का, और वो क्या है? पासवर्ड बाद में चेंज हो, एक पासवर्ड है पासवर्ड? हाँ, महाराष्ट्र सरकार बनाने का बीजेपी के लिए, और उसके बाद में ये पासवर्ड बदल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे बीजेपी ने कई लोग यूज करके डंप किए हैं, लेकिन शिंदे को ईडी का डर है, सभी को ईडी का डर है, और इन्हीं चलते कम से कम भैया पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए चलता है, लेकिन कम से कम संपत्ति रहनी चाहिए और जेल नहीं जाना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए, एक डर है। दूसरी बात, ये जो लगातार आप कह रहे हैं कि चार्टर्ड प्लेन करना, मुझे तो डर है कि शिंदे जी को यदि मैं कल कहूं एयरपोर्ट में जाके कि एक चार्टर्ड लेके चले अपन, तो उनको पता भी नहीं होगा चार्टर्ड कैसा किया जाता है, क्योंकि वो शिवसेना की पार्टी है, वो कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं कि कई चुनाव में कई चार्टर्ड लेके जाते हैं इधर से उधर। वो बेचारे अपने महाराष्ट्र में कहीं इधर से उधर बहुत ज्यादा कुछ हो गया तो महाराष्ट्र का जो लोकल पार्टी का नेता होता हेलीकॉप्टर है, ले लिया। वो चॉपर चॉपर का उपयोग करता है। सवाल ये है कि इनका सूरत में व्यवस्था होना, सूरत में सीआर पाटिल का एक्टिव होना, उसके बाद ये गुवाहाटी जाना, गुवाहाटी में लगातार इनका सारा खर्चा उठाना, ये तमाम बातें, इसमें भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो मत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री दानवे साहब जो महाराष्ट्र से आते हैं, वो कह रहे थे कि अब हमारी सरकार बनना तय है। इसका मतलब आपने कैसे तय कर लिया पहले से कि ये गुट आपका समर्थन करेगा? ये कैसा तय कर लिया आपने? हो सकता है ये गुट बाहर निकल के एक बात एनसीपी ये और भी आ कांग्रेस को रही है समर्थन करेगा। जो भाव हम दिल्ली में सुन रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पर भी आप बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं महाराष्ट्र की तरह, कि देवेंद्र फडणवीस हो, शिंदे हो, या फिर सी आर पाटिल हो, सबके सब ये अमित शाह से हॉटलाइन पे जुड़े हैं, और जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो दिल्ली दरबार में तय हो रही हैं, और सर्वोच्च नेता जो इस वक्त विदेश में, वहां तक ये सारी बातें बताई जा रही हैं। आपको मैं क्या लगता है कि ये जो लीगल गेम अब इस पूरी टीम ने शुरू किया है, इसकी वजह यह है कि डिप्टी स्पीकर और सदन के सामने ना जाके अब एक लीगल रास्ता खोला गया, एक बैक विंडो खोली गई है? देखिए, बहुत स्मार्टली गेम खेलने का प्रयास हो रहा है। कल तक ये अपने आप को शिवसेना के मेंबर कहते थे। कल तक ये कह रहे थे कि साहब हम तो उद्धव ठाकरे को विट्ठल मानते हैं, भगवान मानते हैं, सुप्रीमो को, उद्धव ठाकरे से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। कल तक उनके स्पोक्स पर्सन ये कह रहे थे कि आदित्य ठाकरे की भी हम इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बाल ठाकरे के परिवार से आते हैं। आज पहली बार रिकॉर्ड पे सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि हमने सरकार से समर्थन हटाया है। जब से ये सूरत गए भागे हैं, तब से आज तक इन्होंने कतई नहीं कहा कि हम सरकार से समर्थन हटा लिया है। आज पहली बार रिकॉर्ड में कहा कि हमने सरकार से समर्थन हटाया है। तो रिकॉर्ड पे तो आज बात आई, समर्थन इसके बाद हटाया, ये तो आपने बताया नहीं था कि जो सरकार और विधानसभा में उपाध्यक्ष भी माइनॉरिटी में आए, ये तो अभी तय नहीं हुआ। अच्छा, सरकार का माइनॉरिटी में आना, ये जरूरी नहीं कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी माइनॉरिटी में आते हैं, उनके अलग चुनाव होते हैं, वो अलग बॉडी है, वो अलग संविधानिक पद है। तो ये कई मसले में फंस चुके हैं। जब इन्होंने कल तक देखा, इन्होंने पहले, अब मतलब कितनी इमेच्योरिटी है इस ग्रुप में, इन्होंने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी कि हम शिवसेना बाल ठाकरे होंगे। फिर उसके बाद इन्होंने क्लेम किया कि ओरिजिनल शिवसेना हम ही है। फिर इनको किसी ने कान में जाके बोला कि ये शिवसेना मत बनाओ, मर जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अलग पार्टी नहीं बना रहे, अब ओरिजिनल शिवसेना हमारी है। अब यदि ओरिजिनल शिवसेना तुम्हारी है, तो फिर तुम सरकार से यदि ये कर देते हो, तो किस अधिकार से आपने ओरिजिनल शिवसेना अपनी कहा? क्या आप इलेक्शन कमीशन गए? क्या आपने वहां एप्लीकेशन लगाई? सब नलीफाई है। आज कोर्ट ने भी यही पूछा कि आपने कहा कि आप जो है वो उपाध्यक्ष को ये अधिकार नहीं, क्योंकि आपने अविश्वास का प्रस्ताव पारित करा।
यदि उनके सामने खंडित है। इन्होंने कहा कि पहले उपाध्यक्ष अपने सदन का विश्वास तो हासिल करे, फिर हमको नोटिस दे। तो उन्होंने कहा कि आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। बोले हाँ। बोला जरा बताइए आपको अविश्वास प्रस्ताव मिला क्या। फिर जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमको रिकॉर्ड देखना है। ये सारी बातें इस तरह इंडिकेट करती है। कल रिकॉर्ड आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं था, तो फिर जो उपाध्यक्ष ने जो नोटिस दी वो स्टैंड करती है, और यदि वो न स्टैंड करती है तो फिर बर्खास्त भी स्टैंड होती है। ये टाइम बाइंड का मामला नहीं है, ये कोई जीत का मामला नहीं है। एक बात और सामने आ रही है कि दिल्ली दरबार जो है वो राज ठाकरे के भी संपर्क में आ गया है, और एक कोशिश हो रही है राज ठाकरे को किसी तरह से, उनकी जो एमएनएस पार्टी है, ये कोशिश हो रही है कि शिंदे की ये जो रेबल गुट है ये उसमें मर्ज हो जाए। मर्ज हो जाएगा तो डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो रणनीति है इसमें राज ठाकरे को अब एक मौका मिल गया है पुराना बदला लेने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आंखों में पानी होगा उनके? दो चीजें हैं सर। जो लोग राज ठाकरे के बहुत नजदीक जानते हैं, जिन लोगों ने एमएनएस का संविधान तक लिखने में मदद की, ऐसे मुझे एक वरिष्ठ एक कारपोरेट सेक्टर के इंसान को जो बहुत राज ठाकरे की क्लोज है, मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे हैं लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि राज ठाकरे इसके लिए तैयार होंगे। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि उधार का सिंदूर है और राज ठाकरे उधार का सिंदूर लेंगे नहीं। दूसरी बात, ये जो गए हैं लोग, ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में उद्धव ठाकरे को पसंद कर चुके हैं, क्योंकि राज ठाकरे बहुत एग्रेसिव है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे तो मिलते नहीं, आरोप है, लेकिन उद्धव ठाकरे के यहाँ गए तो चाय तो मिलती है। राज ठाकरे के यहाँ जाओगे तो चाय ना, बैठने को जगह भी नहीं मिलेगी, और ये राज ठाकरे का नेचर है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे अभी भी बहुत सारा पॉलिटिकल सिस्टम है उनका, राज ठाकरे तो अपने आप में मतलब मुग्ध रहते हैं। बताइए, ये जो उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है, जो बहुत सक्रिय रहती है राजनीति में और सबको जानती हैं, बिना चाय पिलाए किसी को भेजती, ये सबकी पत्नियों को फोन कर रही हैं, माताओं को फोन कर रही हैं, उनके भाइयों, रिश्तेदारों, परिवार, बच्चों को फोन कर रही हैं और कह रही हैं कि भाई आप अपने आदमी को या अपने पापा को, अपने बेटे को समझाओ इसको क्या हो गया। इसका कोई असर पड़ेगा 14-15 विधायकों पर? पड़ रहा है। वो तमाम पत्नियां और बच्चे फेस नहीं कर पा रहे रश्मि को। जब रश्मि ठाकरे जब बात करती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, बोलते पता नहीं दीदी, हमको पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने, हमें खुद शर्म आ रही है आपसे बात करने, बहुत दुख हो रहा है। बताइए हम क्या चेहरा दिखाए आपको, कैसे पारिवारिक संबंध थे अपने। अब इन बातों का जवाब कौन देगा? अब सवाल इस बात का है कि अगर ज्यादातर विधायक, इनके घर में एक इमोशनल फैक्टर है, रश्मि ठाकरे ने बात किया है, बहुतों से नम आंखों से बातचीत हुई है, बहुत इमोशनल बातचीत हुई है, ऐसे में अभी 14-15 दिन है, ये जो 15 दिन हैं, 11 तारीख को इस पे फिर नेक्स्ट हियरिंग होनी है, 11 जुलाई को, इस बीच ऐसा तो नहीं है कि नाव कहीं, वैसे भी असम में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ का पानी कहीं होटल में ना आ जाए, ऐसा तो नहीं है? ये क्या नहीं, ये क्या करेंगे अभी? अब इनके लिए पास एक ही चारा है, दो ट्रम्प कार्ड इनके पास, ये किसी ना किसी पार्टी में तुरंत विलय कर ले अपना, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए कि हमने विलय कर लिया है। लेकिन फिर स्थिति ये होगी कि आपने आज विलय किया है या आपने 10 दिन पहले विलय किया है, लेकिन जो नोटिस पहले इशू हुआ था उसका लोकस स्टैंडी अभी बनाए रखता है, क्योंकि आपने विलय किया। विलय आप कर सकते हो, लेकिन एज ए एमएलए किया क्या? आपका एमएलए का स्टेटस बरकरार रखता है क्या? यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि स्पीकर गलत नहीं है, तो फिर तो मेंबरशिप गई 15 लोगों की, फिर विलय करते रहिए। आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, क्या मेंबर ऑफ एमएलए तुम रहेंगे हो क्या? तब आप ये नहीं बोलते सब दल बदल कानून के तहत हम गए। और वैसे भी भाऊ एक चीज और ठाकरे ने की है, उन्होंने 16 विधायकों को ही नोटिस दिया है, 16, बाकी छोड़ दिए। इसका मतलब ये जो बाकी छोड़े हैं, जो स्पेस दी है, ये टच में है, और जिस दिन ये मुंबई आएंगे तो ये ठाकरे के साथ बैठे होंगे, उनके साथ चाय पी रहे होंगे। क्या लगता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 16 विधायकों को जो लिस्ट गई है, बाय एंड लार्ज उसमें से छाटे गए हैं कि जो बिल्कुल हार्ड कोर है, कि जो शिंदे के साथ ही जाएंगे। अब क्या है, आपको टेक्निकली बचना है,
क्योंकि आपके पास जो नंबर है वो नंबर आपका डाइल्यूट होते हुए आपको दिख रहा है, वो दिल के अंदर बात होती है। वो एकनाथ शिंदे का दिल जानता है कि स्थिति क्या है। बाहर केक कटवाने से यूनिटी नहीं दिखती। ऐसे हमने बहुत केक कटवाए हैं, हमने वो देखा भी, वो मंजर देखा दिल्ली में, तो वो कि जॉर्ज फर्नांडिस सरकार को 4 घंटे तक डिफेंड करते रहे लोकसभा में, और वो जैसे ही लोकसभा से बाहर निकले उन्होंने उसी सरकार के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। ये भी हमने दिया कि 10 मिनट के अंदर लोग बदलते हैं। ये तो इतने दिन हो गए। अब जो अंदर बैठा है वो थोड़ी कहेगा, वो तो अपने पत्नी से बात करता होगा, वो अपने कार्यकर्ताओं से बात करता होगा। वो इनको थोड़ी कहता होगा कि यार मेरे कार्यकर्ता तो नाराज है, बताओ मैं क्या करूं। वो तो सोच रहा होगा कि यार एक बार चांस मिले तो मैं जाके एक बार बोल दूं कि गलती हो गई भाऊ, मेरे तो अब अगर इसको हम सम अप करें, आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाले 14-15 दिन हैं, से। इसमें अब जो स्थिति है, क्या वाकई जो गोदी मीडिया कह रही है कि साहब शिंदे की फिलहाल शुरुआत में ही जीत हो गई है, जबकि हकीकत यह है कि अभी तो सिर्फ नोटिस भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, कोई अंतरिम फैसला, कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन ये जो जीत की जो बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक कहानी बनाई जा रही है? देखिए, हकीकत फिर क्या है? अगर ये नैरेटिव है तो फिर हकीकत क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। हकीकत यही है, इनको समय चाहिए, समय। और ये फंस गए। इन्होंने कहा कि हमारा ऑब्जेक्शन और किसी बात पे नहीं है, सिर्फ इस बात पे है कि स्पीकर का अधिकार ही नहीं है जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव है ही नहीं। अब वो अविश्वास प्रस्ताव के डॉक्यूमेंट यदि गलत साबित हो गए, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा थोड़ी लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो फिर वो लोगों का डिस्कशन स्टैंड होगा। इसके बीच में ये विलय करने का प्रयास करेंगे। ये हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पिटीशन विड्रॉ करेंगे, हो सकता है। अब अशोक वानखेड़े साहब ने एक बात बहुत सटीक कही है, सही कही है। उनका यह कहना है कि अभी भी एकनाथ शिंदे के पास आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कई ऐसे विधायक जो उनके साथ रह रहे हैं, बागी विधायक, उनमें बहुत से ऐसे विधायक हैं शिवसेना के जो ठाकरे परिवार के संपर्क में हैं, या तो रश्मि ठाकरे के संपर्क में हैं, या बेटे के संपर्क में हैं, या फिर किसी और पदाधिकारी के संपर्क में हैं। ये जो बातचीत हो रही है विधायकों के कुछ धड़े से, यही दुखती रगे और यहीं से डील फंसी हुई है। और इसीलिए अमित शाह को समझ नहीं आ रहा कि इनको अगर मुंबई लाएं और सदन में पेश करें या गवर्नर के सामने पेश करें, मुंबई उतरते ही कहीं कुछ विधायक छिटक ना जाए। और छिटकने का मतलब है कि जो महीनों की जो ये साजिश चल रही है, ये जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो मेहनत हो रही है सरकार को गिराने की, उसमें पानी फिर जाएगा। बहरहाल आने वाले दिन हम देखते हैं कि मोदी जी जब लौटते हैं तो फिर किस तरह की रणनीति बनती है, क्योंकि तय तो मोदी जी को ही करना है कि महाराष्ट्र का आगे का भविष्य क्या है। तो बहरहाल दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही, और डेवलपिंग स्टोरी है और हमारी कोशिश रहेगी, और वानखेड़े साहब जिस तरह से भीतर की कहानियाँ लेके आपके सामने आ रहे हैं वो भी एक हैरत अंगेज़ है। और हमको लगता है इस सच को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं उनको सच्चाई का पता लगे। उसकी वजह यह है कि जो गोदी मीडिया के जितने चैनल हैं, अखबार हैं, ये वही बात बोलते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं, जो बीजेपी बात लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इस बात के अलावा ज़मीनी सच क्या है, दूसरा पक्ष क्या है, क्या ठाकरे की सरकार बच सकती है या उनके साथ गलत हुआ है, ये जो पक्ष है, मेरी कोशिश रहती है कि इस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूं, और इसीलिए ये वीडियो मैं बनाता हूं। हालांकि इसके अपने जोखिम है, दबाव है, सब कुछ है, लेकिन हौसले आपसे मिलते हैं, इसलिए हिम्मत होती है। तो बस मैं चाहता हूं कि देश हमारा बेहतरी की तरफ बढ़े, महाराष्ट्र में जो भी फैसला हो संविधान के हिसाब से हो, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार और अंबेडकर जी का सम्मान करते हुए कोई फैसला दे। बहरहाल मैं फॉलो करता रहूँगा, आप तक खबर लाता रहूँगा, लेकिन इस सच को प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।